हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। तो इस टॉपिक में हम वाइटामिन्स की हिस्ट्री और वाइटामिन्स के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे कि किस तरह वाइटामिन वर्ड ड्राइव हुआ है, उसकी क्या हिस्ट्री है और वाइटामिन को नेमिंग किस तरह दी गई है। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। In the beginning of 20th century, it was clearly understood that the diets containing purified carbohydrate, protein, fat and minerals were not adequate to maintain the growth and health of experimental rats, which the natural foods such as milk could do. 20th century के beginning में ये clearly समझा जाता था कि जो diets होती हैं जिनमें प्योरीफाइड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एडिक्वेट नहीं होती एक नॉर्मल ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रैट्स में, जो कि हमारे पास नेचुरल फूड्स सच एज मिल्क कर सकते हैं। क्योंकि मिल्क के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो मिल्क हमारे पास एडिक्वेट होता है। और जो प्योरीफाइड डाइट्स होती हैं जिनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ फैट्स, मिनरल्स प्रेजेंट हो, वो एडिक्वेट नहीं होती। Hopkins coined the term accessory factors to the unknown and essential nutrients present in the natural foods. Hopkins ने क्या किया, एक हमारे पास टर्म एक्सेसरी फैक्टर्स क्वाइन की कुछ अननोन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि हमारे पास नेचुरल फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। फंक इन 1913 आइसोलेटेड एन एक्टिव प्रिंसिपल एंड अमाइन फ्रॉम राइस पॉलिशिंग्स एंड लेटर इन यीस्ट विच कुड क्योर बेरी इन पिजन्स। फंक ने 1930 में आइसोलेट किया एक एक्टिव प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं एन अमाइन राइस पॉलिशिंग से और बाद में यीस्ट से, जो कि यूज़ होता था बेरी को क्योर करने के लिए पिजन्स में। ही कॉइन्ड द टर्म वाइट अमाइन ग्रीक वाइटा लाइफ टू द एक्सेसरी फैक्टर्स विद अ बिलीफ दैट ऑल ऑफ देम वर अमाइंस। फिर फंक ने क्या किया, उन्हें एक्सेसरी फैक्टर्स को एक नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं वाइट अमाइन, ग्रीक में हम बोलते हैं वाइटामिन्स लाइफ, इस बिलीफ के साथ कि सारे एक्सेसरी फैक्टर्स जो हैं वो अमाइंस थे। इट वॉज लेटर रियलाइज दैट ओनली फ्यू ऑफ देम आर अमाइंस। फिर ये बाद में रियलाइज हुआ कि उसमें से कुछ हमारे पास अमाइंस हैं। द टर्म वाइटामिन however is continued without the final letter E। फिर जो टर्म वाइटामिन है उसको कंटिन्यू किया गया फाइनल लेटर E को हटा के। The usage of A, B and C to vitamins was introduced in 1915 by McCollum and Davis। तो जो यूजेज है A, B और C का vitamins में वो इंट्रोड्यूस किया गया 1950 में बाय McCollum and Davis। They first felt there were only two vitamins, fat soluble A and water soluble B, anti-beriberi factor। मैककोलम और डेविस को पहले ये लगा कि सिर्फ हमारे पास दो वाइटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन ए होता है और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन बी होता है। और विटामिन बी के लिए एक और नाम भी दिया हुआ है एंटी बेरीबेरी फैक्टर। सून अनदर वाटर सोल्यूबल एंटी स्कर्वी फैक्टर नेम्ड विटामिन सी वॉज डिस्क्राइब्ड। कुछ टाइम बाद एक और वाटर सोल्यूबल एंटी स्कर्वी फैक्टर विटामिन सी भी डिस्क्राइब हो गया। विटामिन A was later found to possess two components, one that prevents night blindness, vitamin A, and another anti-ricket फैक्टर नेम्ड एज विटामिन डी। उसके बाद विटामिन ए भी फाउंड किया गया। विटामिन ए के दो कंपोनेंट थे, एक जो नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है जिसको हम विटामिन ए बोलते हैं और एक जो एंटी रिकेट फैक्टर है उसको हम विटामिन डी बोलते हैं। अ फैट सोल्यूबल फैक्टर कॉल्ड विटामिन ई इन द एब्सेंस ऑफ विच रैट्स फेल टू रिप्रोड्यूस प्रॉपरली वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद हमारे पास एक फैट सोल्यूबल फैक्टर जिसको हम विटामिन ई बोलते हैं वो भी डिस्कवर हुआ, जिसकी एब्सेंस में जो है वो रैट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते प्रॉपरली। येट अनदर फैट सोल्यूबल विटामिन कंसर्न्ड विथ कोएगुलेशन वाज डिस्कवर्ड इन मिड 1930s। उसके बाद हमारे पास एक और फैट सोल्यूबल विटामिन डिस्कवर हुआ 1930s में जिसका काम कोएगुलेशन था। इट वॉज नेम्ड एज विटामिन के। तो जिस विटामिन का काम हमारे पास कोएगुलेशन था वो हमारे पास विटामिन के है। In the sequence of alphabets, it should have been F, but K was preferred to reflect its function coagulation। अगर हम sequence of alphabets को देखें तो A, B, C, D, E के बाद हमारे पास विटामिन F होना चाहिए, लेकिन K इसलिए दिया गया क्योंकि इसका फंक्शन था coagulation, तो फंक्शन के हिसाब से इसको विटामिन K नाम दे दिया गया। As regards the water soluble factors, vitamin C was identified as a pure substance and named as ascorbic acid। अगर हम वाटर सोल्यूबल फैक्टर्स को देखें तो विटामिन सी हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस के तौर पे आइडेंटिफाई हुआ था और इसलिए हमने इसको एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दे दिया।
Vitamin B was found to be a complex mixture and nomenclature also became complex. Vitamin B जो है वो हमारे पास एक complex mixture था और इसलिए इसका nomenclature भी complex है. B1 was clearly identified as beriberi factor. B1 जो है वो हमारे पास क्लियरली बेरी फैक्टर के तौर पर आइडेंटिफाई हुआ था. मैनी इन्वेस्टिगेशंस कैरीड आउट इंटेंसिव रिसर्च बिटवीन 1920 एंड 1930 एंड वेंट ऑन नेमिंग देम एज द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 एंड B12. बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, बहुत सारी इंटेंसिव रिसर्च की गई 1920 से 1930 तक और उसके बाद जो है वो नाम दिए गए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को, जिसमें हमारे पास जो बी विटामिन था, बी कॉम्प्लेक्स था, उसमें डिफरेंट विटामिन्स को नाम दिए गए B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 एंड B12 तक. सम ऑफ देम वर फाउंड टू बी मिक्सचर्स ऑफ ऑलरेडी नॉन विटामिन्स. इनमें से कुछ जो हैं वो ऑलरेडी जो विटामिन्स प्रेजेंट थे ना उनके मिक्सचर्स थे. एंड फॉर दिस रीजन अ फ्यू नंबर्स ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स सीरीज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन. इस वजह से जो है वो हमारे पास कुछ मेंबर्स जो हैं बी कॉम्प्लेक्स सीरीज के डिसअपेयर हो गए थे. एक्सेप्ट फॉर B1, B2, B6 एंड B12 नेम्स आर मोर कॉमनली यूज्ड फॉर अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स. एक्सेप्ट हमारे पास B1, B2, B6 और B12 नेम्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के लिए. बाकी जो हमारे पास थे B3, B4, B5, B7, B8, B9 और B10, B11 इनको रिमूव कर दिया गया. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.